नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए घटना चक्र आई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगज़ीन का हम रिवीजन कर रहे हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आप भली-भांति जानते हैं, आप भली-भांति इस चीज़ से परिचित हैं। एक ठीक-ठाक पोर्शन, एक अच्छा खासा पोर्शन करंट अफेयर्स से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जाता है। लेकिन अक्सर हम गलती कहाँ पे करते हैं कि हम सभी के पास में मैगज़ीन्स होती हैं, हम सभी के पास में करंट अफ़ेयर्स के अलग-अलग सोर्सेज़ होते हैं, तो हम सारी चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम उनका रिवीजन नहीं करते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होता है, तो जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफ़ेयर्स के, वो हमको देखने पर ऐसा लगता है कि हमने चीज़ों को पढ़ा है, कहीं न कहीं देखा है, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते हैं। इस मैगज़ीन को मार्केट में आए हुए टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ से ये आशा कर सकता हूँ कि आपने कम से कम एक बार इस मैगज़ीन को पढ़ लिया होगा। तो अब इसका आपको रिवीजन करना है और ठीक तरीके से रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ-साथ करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनको भी साथ-साथ मैं आपको यहाँ से कवर कराते हुए चल रहा हूँ। तो चीज़ों को पिछली क्लास में हमने जहाँ पर छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाला टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में वो था राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन के बारे में। और आपको पता होगा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय होगा वो तेलंगाना में होगा। अभी हाल ही में जो आरओ का एग्जाम हुआ है, आपने उसमें देखा होगा कि ऐसे ही प्रमुख संस्थानों से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए। यानी कुछ संस्थानों के मुख्यालयों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया, जैसे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हम हल्दी बोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके अलावा जो कुछ प्रमुख संस्थान हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनके मुख्यालयों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो स्टार्टिंग के जो 3 आपको मुख्यालय दिख रहे हैं, जैसे कॉफ़ी बोर्ड का, रबर बोर्ड का, इसके अलावा चाय बोर्ड का मुख्यालय, ये जो है अभी आरओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों वहाँ पे पूछे गए, ठीक है? तो इनके अलावा जो और भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ से देख लेंगे और चीज़ों को ठीक तरीके से आप यहाँ से रिवाइज़ करते चलेंगे, ठीक है? तो राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है और उसमें से ये पूछा गया था निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। और कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है, उसके सामने ऑप्शन में दे रखा था हैदराबाद, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है? तो ये कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है, हैदराबाद में नहीं है। रबर बोर्ड का जो मुख्यालय है ये आपका केरल के कोट्टायम में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय आपका असम के जोरहाट में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये आपका बैंगलोर में है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र आपका पुणे में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है ये आपके आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र आपका कर्नाटका के मैसूर में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये आपका केरला के काशरगेट में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, उड़ीसा में। कपास का जो रिसर्च सेंटर है वो महाराष्ट्र के नागपुर में है। अब यहाँ पर लास्ट में जो 2 चीजें दे रखी हैं, एक है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान और दूसरा है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। इन दोनों में कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो याद रखेंगे गन्ने से जुड़ा हुआ जो रिसर्च सेंटर है, वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है और कोयम्बटूर वाला जो है वो अनुसंधान केंद्र नहीं है, वो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है। तो दोनों में आपको थोड़ा-सा अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। तो ये हमारा टॉपिक था पिछला वाला, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड वाला। इसके बाद में अब हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, ये महिलाओं के आरक्षण से संबंधित अधिनियम है। ठीक है? 19 सितंबर 2023 को इसको लोकसभा में पेश किया गया था। अब यहाँ से थोड़ी-सी जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि जो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित विधेयक है, क्या ये पहली बार पेश किया गया या इससे पहले भी इस तरह के प्रयास हो चुके हैं? तो 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा और 13वीं लोकसभा में 3 बार महिलाओं के आरक्षण से संबंधित को पेश जो है किया गया था। लेकिन क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो आपसी सर्वसम्मति के अभाव में ये जो बिल था वो पारित नहीं हो पाया था। फाइनली अभी जाकर के ये जो है पारित हुआ है। तो ये कब-कब जो है पेश किया गया उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। 11वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा, उनके कार्यकाल में 12 सितंबर 1996 को ये पेश किया गया। दूसरी बार 12वीं लोकसभा में, उस टाइम पर पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरी बार जब 13वीं लोकसभा में इसको पेश किया गया, उस टाइम पर भी अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके कार्यकाल में जो है ये 85वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से जो है 1999 में पेश किया गया था, लेकिन ये जो है वहाँ से पारित नहीं हो सका था। तो 19 सितंबर 2023 को फाइनली जो है इसको लोकसभा में पेश किया गया। और किस नाम से पेश किया गया? संविधान के 128वें संशोधन विधेयक के नाम से, ठीक है? बिल का नाम है ये, ठीक है? यहाँ से थोड़ी-सी कन्फ्यूजन आपको ये हो सकती है कि अब क्योंकि ये जो विधेयक है, ये लोकसभा में भी जो है पारित कर दिया गया, राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति मिल गई और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में कोई भी बिल जो होता है वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो यहाँ पर
बिल का क्रमांक कौन-सा है और अधिनियम का क्रमांक कौन-सा है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करनी है। क्योंकि बिल जो होते हैं भाई देखो बिल संशोधन बिल जब पेश किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पारित ही हो जाए और उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए और वो अधिनियम बन जाए। तो इसी वजह से इनकी संख्या ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं एक समझन के दृष्टि से बता रहा हूँ आपको, जैसे 128वां संशोधन विधेयक है, लेकिन अधिनियम कौन-सा है? संशोधन अधिनियम जो बना 106वां है। तो इसमें काफ़ी सारे बिल ऐसे रहे होंगे पहले जो अलग-अलग मुद्दों से जुड़े हुए होंगे जिनको जो है दोनों सदनों से पारित नहीं किया जा सका होगा या फिर उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली होगी। तो इस वजह से ये थोड़े से इसका नंबर जो है थोड़ा-सा ज़्यादा दिखता है। जैसे 128वां संशोधन विधेयक है, लेकिन जो संशोधन अधिनियम है वो 106वां है। तो ये जो 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया, किस नाम से पेश किया गया? 128वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से। ठीक है? 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से पारित हुआ, 21 सितंबर को ये राज्यसभा से पारित हुआ। मैं यहाँ से आपको ये भी बताते चलूँगा कि याद रखने की चीज़ कौन-सी है। सारी चीज़ों पर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? आप ये सोच रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी जैसे मान के चलो यही हम पढ़ रहे हैं बिल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, कौन-कौन सी चीज़ें याद रखें, तो मैं बता दूँगा आपको याद क्या करना है, ठीक है आपको? तो हाँ, एक क्रम एक यहाँ से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित विधेयक था, ये कौन-सी बार पेश किया गया? चौथी बार में जो है ये पारित हुआ है और 3 बार में जो है ये पारित नहीं हो पाया था, 11वीं लोकसभा में, 12वीं लोकसभा में और 13वीं लोकसभा में, ठीक है? इस विधेयक का नाम क्या है? ये आपको याद रखना है, 128वां संशोधन विधेयक है और जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में अधिनियम बना है, ठीक है? एक्ट बना है, वो कौन-सा है? 106वां संशोधन अधिनियम है। ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में लोकसभा के 454 सदस्यों ने जो है मतदान किया और 2 सदस्य जो है इसके विरोध में रहे। वो 2 सदस्य कौन-कौन से थे? एक तो थे आपके असदुद्दीन ओवैसी जो कि किससे संबंध रखते हैं? एआईएमआईएम पार्टी से संबंध रखते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी पार्टी है। इसके अलावा सैयद इम्तियाज़ जलील जो है, ये 2 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में जो है वोटिंग करी। राज्यसभा में भी ये विधेयक सभी की सम्मति से पारित हो गया। यहाँ से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि आपको पता है कि अब जो कार्यप्रणाली चल रही है हमारी पुराने संसद भवन में नहीं चल रही है, उसको नाम उसका चेंज कर दिया गया, संविधान सदन उसका नाम रख दिया गया। नया जो संसद भवन बना है उसमें सारी ये कार्यवाहियाँ हो रही हैं। तो नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक कौन-सा है? तो वो यही विधेयक है, महिला आरक्षण विधेयक, ठीक है? अमृतकाल जो चल रहा है आपका 75वीं जो कह सकते हैं वर्षगांठ है उससे लेकर के 100वीं वर्षगांठ होगी उसके बीच के जो 25 वर्ष है उसको अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। तो इस अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला बिल जो है यही है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण विधेयक जो है इसको याद रखेंगे। इस विधेयक के पारित होने से जो विधायिकाएं होती हैं उसमें महिलाओं की जो न्यूनतम भागीदारी है वो 33% सुनिश्चित होगी। 33% जो है इनकी भागीदारी महिलाओं की रहेगी इस अधिनियम के माध्यम से। इसके अलावा लोकसभा, राज्य विधानसभा और जो एनसीआर क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, ठीक है, इसकी विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं याद रखनी है जो आपको। देखिए कौन सा अधिनियम है ये? 106वां संशोधन अधिनियम है 2023 का, ठीक है? और इस अधिनियम के माध्यम से किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया, किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया, इसका नाम याद रखेंगे 239 ए। ये आर्टिकल जो है इसमें 106वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया है और इस अधिनियम के द्वारा कौन कौन से नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया है? तो ये 3 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 330 ए, 332 से 334 से। अब ये 330 से 32 से 34 से इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा-थोड़ा जान लीजिए कि किस-किस चीज़ से रिलेटेड है। 330 से किससे संबंधित है, 32 से 34 से किससे संबंधित है। तो 330 से जो है ये बताता है कि जैसे अभी हम थोड़ी देर पढ़ लेते कि लोकसभा में एससी एसटी की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें जो है मतलब एससी एसटी की जितनी भी सीटें हैं आरक्षित हैं उसमें से 1/3 सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। ये 330 ए बता रहा है, ठीक है। जो आर्टिकल 330 है वो ये बता रहा है कि लोकसभा में एससी एसटी की जो आरक्षित सीटें हैं उसमें से 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी और लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों की 1/3 जो महिलाएं हैं मतलब 1/3 सीटें जो वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो विशेष रूप से आप याद रखें कि ये लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है 330 से। 332 ए के बारे में बात करें तो ये है बताता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में, ठीक है, महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया गया। क्योंकि इस विधेयक का नाम या इस जो अधिनियम बना है आपका ये महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है कि जो आर्टिकल होगा
आर्टिकल आपको पता ही है, आर्टिकल कौन कौन से हैं, 330 है, 32 है और 34 है। तो 30, 32 और 34 जो आर्टिकल है, ये जाहिर सी बात है महिलाओं के आरक्षण से संबंधित होंगे। तो 330 ए जो पढ़ रहे थे आप, वो लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। 32 ए जो है, ये विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है। और जो 34 ए है उसमें क्या शर्त दे रखी है, इसमें लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित संविधान के प्रावधान इस उद्देश्य के लिए संचालित होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होंगे। यानी कि ये जो परिसीमन है संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद में, कानून तो बन गया ये, तो कानून बनने के बाद में जो पहली जनगणना होगी उसके संगत आंकड़ों के प्रयोग के आधार पर जो है इसको लागू किया जाएगा। तो मतलब ये अधिनियम पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति मिल गई है, बिल पारित हो गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, अधिनियम बन गया, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। ठीक है। तो लागू कब होगा, जब जो है कानून बन गया है, कानून बनने के बाद में जो पहली जनगणना होगी, ठीक है, उसके आंकड़ों के प्रयोग के आधार पर इसको जो है लागू किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी एक इम्पोर्टेंट जानकारी कि ये जो बिल है, ठीक है, या जो जो अधिनियम बना है, ये महिलाओं को आरक्षण जो है कितनी अवधि के लिए प्रदान करेगा, तो ये 15 वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं को रिजर्वेशन देगा। ठीक है। और संसद को ये अधिकार है कि ये कानून की जो इस अवधि को जो है वो बढ़ा भी सकती है, यानी अभी 15 वर्ष के लिए इसको निर्धारित किया गया, चाहे तो संसद इसको और भी आगे बढ़ा सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे सर 106वें संशोधन अधिनियम के बारे में। आपने देखा होगा अक्सर करके पीसीएस प्रीलिम्स में इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे अब 106वें संशोधन अधिनियम की बात हो रही है तो 104वां संशोधन, 3वां या 5वां या दूसरा संशोधन विधेयक, तो ये जो है किस ईयर से संबंधित है पहला, और दूसरा के ये किससे संबंधित है। ठीक है। इनकी ईयर क्या है और ये किस चीज से संबंधित अधिनियम थे। तो 106वां अभी हुआ है तो इसके आसपास के दो तीन जो संशोधन विधेयक हैं वो भी आप यहाँ से याद रख लेंगे। तो 104वां संशोधन अधिनियम हम बात करें 2019 का, ये किससे संबंधित था, इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समूह के व्यक्ति होते थे उनके लिए सीटों का जो आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए जो सीटों का आरक्षण था उसको कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया था, आर्टिकल 331 में। ठीक है। 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था और इसके साथ साथ एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण था उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 104वें संशोधन की बात कर रहे हैं। इसके बाद में पांचवां संशोधन, इसके बारे में भी जान लीजिए। पांचवां संशोधन अधिनियम 2021 का है। ये किससे रिलेटेड है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस जो है उनकी पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्स्थापित करने का काम जो है वो किसने किया था, 105वें संशोधन अधिनियम 2021 ने किया था। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 में आया। ये जो है किससे संबंधित था, ईडब्ल्यूएस के लिए, जैसे आप सर्टिफिकेट बनवाते होंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था वो 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किया गया था। तो ये अतिरिक्त जानकारी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि थोड़ा सा काम मैंने अपनी तरफ से भी इसमें कर लिया है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको साथ ही साथ यहाँ से बताता चल रहा हूँ और निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। आयुष्मान भव अभियान के बारे में बात करते हैं। 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात से वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। आयुष्मान भव अभियान कब स्टार्ट हुआ, 13 सितंबर 2023 को इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है। और ये जो है किसके बेस पर इसको स्टार्ट किया गया, जैसे इससे पहले का आयुष्मान भारत जो है कार्यक्रम था आपका, उस कार्यक्रम की सफलता पर जो है इस आयुष्मान भव जो अभियान है इसको प्रारंभ किया गया है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो इसमें जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयुष्मान भव जो आपका अभियान है इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, प्रत्येक गांव और शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करना, यानी स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं गांव और शहर तक जो है उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। और इस अभियान को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आभा आईडी निर्माण और गैर संचारी रोगों जैसे तपेदिक हो गया, यानी टीबी, सिकल सेल रोग जो होता है, सिकल सेल एनीमिया जो होता है, उस रोग की जांच, उसका मैनेजमेंट, उससे संबंधित सेवाओं के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के उद्देश्य से आयुष्मान भव को प्रारंभ किया गया है। और इस अभियान को 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक जो सेवा पखवाड़ा मनाया गया था
उसके दौरान जो है लागू किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आयुष्मान भारत जो है भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है और इस योजना को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से कब लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुरूप इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है, ये सतत विकास लक्ष्य जो हैं आपके, ठीक है, एसडीजी गोल जो हैं, उनको प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। उल्लेखनीय है कि सतत विकास लक्ष्य 3 ये किससे संबंधित है? ये अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है। अब यहाँ से एक चीज समझिएगा, आपने देखा होगा 2023 के पेपर में और 2022 के पेपर में, 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था, 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ, दोनों ही पेपर्स में एसडीजी गोल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और मैं आपको जो पीवाईक्यू करा रहा हूँ, यानी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जो 30 वर्षों के पेपर हैं 1991 से लेकर के 2023 तक के, उसमें से करीबन 20-25 सालों के पेपर मैंने अब तक आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने आपको डिटेल वे में उनको कंप्लीट कराया है। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपके लिए डाली हुई है। ठीक है, जैसे एसडीजी गोल्स की बात हो रही तो वो भी मैं आपको वहाँ पे कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देंगे सारी चीज़ों का। तो सतत विकास लक्ष्य 3 जो है वो किससे संबंधित है? अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान भव अभियान की बात हो रही थी, तो आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल हैं, यानी जिनके आधार पर या जिनको ध्यान में रखते हुए या जिन आयामों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को संचालित किया जाए, तो वो 4 स्तंभ कौन-कौन से हैं? पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो स्थापित किए जाते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन यानी पीएमएबीएचआईएम, और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पीएमएबीडीएम। ठीक है, तो ये 4 इसके पिलर हैं, 4 इसके स्तंभ हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए, जिन आयामों को ध्यान में रखते हुए या जिन पर काम किया जाएगा जो है इस अभियान के अंतर्गत, इन 4 स्तंभों को देखेंगे। यहाँ से हमने ये सारी चीजें देख ही ली हैं। अब यहाँ से देखेंगे, अभी हम आयुष्मान भारत के बारे में बात कर रहे थे, उसी की अभूतपूर्व सफलता के एक तरह से कह सकते हैं कि परिणाम स्वरूप आयुष्मान भव को जो है स्टार्ट किया गया है। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत 3 घटक या 3 कंपोनेंट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की जो मैक्सिमम कवरेज है वो सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। और वो 3 घटक कौन-कौन से हैं? आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा, ये इसके 3 घटक हैं, आयुष्मान भव के 3 घटक हैं। ठीक है, इसके बाद में आरोग्य मंथन आता है 2023। 23 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी एबी पीएमजेएवाई, इसके कार्यान्वयन को 5 साल पूरे हो चुके हैं। यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब स्टार्ट की गई थी? ये 2018 में स्टार्ट की गई थी। लॉन्चिंग इसकी याद रखेंगे। 27 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी एबीडीएम की दूसरी वर्षगांठ थी। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब स्टार्ट किया गया था? ये 2021 में लॉन्च हुआ था। ये दोनों योजना जो है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, इन दोनों योजनाओं की अभूतपूर्व सफलता को उत्सव मनाने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया? आरोग्य मंथन नाम दिया गया। इसके बारे में हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, आरोग्य मंथन। 25-26 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आरोग्य मंथन का आयोजन हुआ। तो आयोजन कहाँ पे हुआ आरोग्य मंथन का? ये नई दिल्ली में हुआ, विज्ञान भवन में। सर्वाधिक संख्या में उपचार के संदर्भ में बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुदुचेरी को जो है विजेता घोषित किया गया। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बड़े राज्यों में असम, छोटे राज्यों में नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया। ये कुछ पुरस्कार थे जो उस टाइम पे दिए गए थे। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें बात हो रही थी एसडीजी गोल्स की। ठीक है, तीसरा जो एसडीजी गोल है हमारा, वो अच्छे स्वास्थ्य और वेलबींग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो 17 हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, एसडीजी गोल्स हैं, वो बड़े संक्षेप में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार इनको रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे पहला जो एसडीजी गोल है वो गरीबी की पूर्णतः समाप्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति होगी तभी भुखमरी की समाप्ति होगी। ठीक है, तो दूसरा गोल जो है वो भुखमरी की समाप्ति से जुड़ा हुआ है। और जब गरीबी भुखमरी समाप्त हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि अच्छा स्वास्थ्य की बात आएगी। जब हम अच्छी तरीके से खाना खाएंगे, अच्छी चीजें हमको मिलेंगी खाने के लिए, पूरा पोषण हमको मिलेगा, तो अच्छे स्वास्थ्य की बात होगी। सभी को अच्छा स्वास्थ्य जो है वो सुनिश्चित हो सके, आसानी से सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इससे जुड़ा हुआ है हमारा तीसरा एसडीजी गोल।
ठीक है। और जब हम स्वस्थ होंगे तो तभी तो दूसरा काम करेंगे कोई। जब तक हम स्वस्थ ही नहीं है तब तक किसी भी चीज को करने में हम सक्षम नहीं होंगे। तो सब स्वस्थ हो जाएंगे तो उसके बाद में एजुकेशन की बात आएगी। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने की बात आएगी, शिक्षा प्राप्त करने की बात आएगी। तो चौथा जो एसडीजी गोल है हमारा, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। अब आप जानते हैं कि समाज में जो है महिला और पुरुष में काफी विभेद किया जाता है, तो समान या बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। खास करके जो पढ़ा लिखा तबका है, जो शिक्षित लोग हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस चीज़ के बारे में काम कर रहे हैं। और जो जनरली शिक्षित लोग होते हैं, वास्तविक रूप से शिक्षित लोग होते हैं, वो इस चीज़ को मानते भी नहीं। महिला-पुरुष को समानता की भाव से देखा जाता है उनकी नज़रों में। तो जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे और हमको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, तो हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि लैंगिक समानता जो है, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है हमारा एसडीजी गोल 5। छठवां जो एसडीजी गोल है, वो स्वच्छ जल और स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। देखो, गरीबी की समाप्ति हो गई, भुखमरी की समाप्ति हो गई, अच्छा स्वास्थ्य सभी को जो है सुनिश्चित हो सके, इसके बारे में बात कर ली गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिले, जेंडर इक्वालिटी की बात हो, पीने के लिए स्वच्छ पानी की बात हो। अब पानी के बाद में काय की आवश्यकता पड़ेगी? भाई देखिए, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात यहाँ पे की जाएगी। ऊर्जा से पहले किसकी आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है। लाइट आपके घर में नहीं होगी तो एक 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 मतलब स्टेज ऐसी आएगी कि उसके बिना आप एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पानी के बिना एडजस्ट नहीं कर पाएँगे। तो पहले स्वच्छ जल, स्वच्छता की बात होगी, उसके बाद में ऊर्जा की बात होगी। तो 7वां एसडीजी गोल जो है, वो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है? अब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी तो अब एजुकेशन भी हमको मिल गई है, स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा है, पीने के लिए पानी मिल रहा है, एनर्जी, ऊर्जा की सारी सुविधाएँ हैं, तो उसके बाद में हमको काम की आवश्यकता होगी। तभी हम आर्थिक विकास में अपना योगदान जो है वो सुनिश्चित कर पाएँगे। तो 8वां एसडीजी गोल जो है हमारा, अच्छा काम मिले और आर्थिक विकास जो है बढ़िया तरीके से हो, आर्थिक विकास में हम भी कंट्रीब्यूट करें, इससे जुड़ा हुआ है हमारा 8वां एसडीजी गोल। अब काम किससे मिलेगा? आर्थिक विकास कब होगा? जब उद्योग होंगे, इनोवेशंस होंगे, नई-नई चीज़ों में नवाचार किए जाएँगे, बुनियादी ढांचा जो हमारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो है डेवलप होगा। तो 9वां एसडीजी गोल उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ है। जब से ये सारी चीज़ें मिलने लग जाएँगी तो कहीं न कहीं सबको उद्योग मिलेगा, सबको काम मिलेगा, सबके पास एक जीविका का साधन होगा, तो कहीं न कहीं सामाजिक असमानता में कमी आएगी। तो सामाजिक असमानता में कमी से जुड़ा हुआ है आपका 10वां एसडीजी गोल। इसके बाद में टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ आपका 11वां एसडीजी गोल। 12वां एसडीजी गोल जो है वो है जिम्मेदारी के साथ में उपभोग और उत्पादन। सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं। इसके बाद में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो हमारे कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है, हमारे संसाधन जो हैं उनका उपभोग हम ज़िम्मेदारी के साथ करें, सतत उपयोग उनका करें हम। इस तरीके से उपयोग करें कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो सारी चीज़ें बची रहें। तो उसको बोलते हैं सतत प्रयोग किसी भी चीज़ का। तो ज़िम्मेदारी के साथ में उपभोग और प्रोडक्शन जो है किया जाना चाहिए। ये 12वां एसडीजी गोल है। 13वां एसडीजी गोल है जलवायु कार्रवाई। ठीक है? जब तक आपको बुनियादी चीज़ें नहीं मिलेंगी, जब आपको खाना नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है? शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक आप दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाएँगे। मतलब एक बड़े लेवल पर नहीं सोच पाएँगे। ये सारी चीज़ें जब आपके पास हो जाएँगी, तभी आप इन चीज़ों से ध्यान हटा करके अपने देश के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए सोचना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, ठीक है? इसके बाद में जलवायु कार्रवाई की बात आएगी। तो 13वां एसडीजी गोल जो है, वो जलवायु कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में 14वां एसडीजी गोल है, वो है पानी के नीचे जीवन। ठीक है? पानी के नीचे जीवन मतलब हमारा जैसे सागर है, समुद्र हैं, नदियाँ हैं, इनमें भी एक अलग जो है एक संसार वहाँ पर जो है अपना अस्तित्व रखता है, वहाँ पे भी बहुत सारे जीव होते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा की जानी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए सारी चीज़ों की उपस्थिति जो है बहुत ज़रूरी है। तो पानी के नीचे जीवन, उसको भी जो है हमें देखना चाहिए। एसडीजी गोल 14 जो है इससे संबंधित है। ये पानी के नीचे जीवन हो गया, इसके बाद में भूमि पर जीवन की बात होगी। भूमि पर भी बहुत सारे जो है लोग रहते हैं, जीव-जंतु रहते हैं, पशु-पक्षी रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें एसडीजी गोल 15 में आ जाएँगी। 16वां एसडीजी गोल जो है वो शांति और न्याय के लिए संस्थानों से जुड़ा हुआ है और 17वां एसडीजी गोल जो है वो है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, यानी जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, जो भी हमारे टारगेट हैं, उनकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर के सामूहिक रूप से एक बॉन्ड बनाते हुए एक सामूहिक साझेदारी के रूप में जब उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तभी उन चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। 17 एसडीजी गोल है। मैंने इसमें थोड़ा-सा टाइम ये इसलिए लिया क्योंकि अब ऐसे याद करोगे आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने कोशिश किया रिलेट करने की कि ताकि आप इसको याद कर सकें ठीक तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा-सा ठीक लगा होगा उसको। इसके बाद में आते हैं मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दे दिया गया है। मिथुन। मिथुन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बोस फ्रंटालिस, ठीक है? इसको पर्वतों के पशु के नाम से भी जाना जाता है।
और ये किस परिवार का सदस्य है? ये बोविडो फैमिली का एक मेंबर होता है, बोविडो परिवार का सदस्य होता है। विश्व में मिथुन की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहां पे पाई जाती है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी सबसे ज्यादा संख्या जो मिथुन की है वो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। भारत में जो मिथुन है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के उष्ण वर्षावन जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उनमें पाया जाता है। और 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस जो है, पशुधन गणना जो है 2019 में जो हुई थी, अब जो इससे अगली बारी 2024 में होगी, तो अभी आपके लिए जो लेटेस्ट डेटा रहेगा 20वीं पशुधन गणना का ही रहेगा 2019 का। तो 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मिथुन की कुल संख्या जो है लगभग कितनी है? 3.8 लाख है। और इससे पहली जो लाइव स्टॉक सेंसस हुई थी, पशुधन गणना हुई थी, उसके मुकाबले, यानी दोनों में अगर कंपेयरिंग करें तो 2019 की जो पशुधन गणना है उसके उसमें जो है मिथुन की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 30% की क्या हुई है? ग्रोथ हुई है 2019 में, ये आप याद रखेंगे। अब देखते हैं हमारा जो टॉपिक था वो क्या था कि मिथुन को क्या दे दिया गया? खाद्य पशु का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। और खाद्य पशु के रूप में मिथुन को किसने जो है मान्यता प्रदान की? तो वो है FSSAI। ये क्या होता है? ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण जो होता है, इसके द्वारा मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु या फूड एनिमल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। FSSAI की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 5 सितंबर 2008 को हुई थी। ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रख लीजिएगा। इसके साथ ही ICAR, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मिथुन दिवस मनाने की घोषणा की है। अब दिवस अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपने करंट अफेयर्स ही ठीक तरीके से पढ़े तो इसमें ही सारे जो चर्चा में रहने वाले दिवस हैं वही आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है। तो 1 सितंबर को मिथुन दिवस मनाने की घोषणा की है राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने, ये भी याद रखेंगे। मिथुन का जो मांस है उसका नामकरण किसके रूप में किया गया? विशी, यानी इसका जो मांस होगा, इसकी जो मीट होगी उसको क्या बोला जाएगा? विशी बोला जाएगा। ठीक है। जैसे मुर्गे की क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं। और जो जैसे बकरी वगैरह उसको मटन बोलते हैं, इसी तरीके से मिथुन का जो मांस है उसको क्या बोला जाएगा? विशी बोला जाएगा। ठीक है। ICAR, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR क्या होता है? ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ही होता है। इसके अंतर्गत काम करने वाली विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार के केंद्र हैं। इसी वजह से जो संस्थाएं इसके अंडर आती हैं, ICAR के अंडर आती हैं, तो उस संस्था से पहले ICAR का नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र की, तो इससे पहले ICAR जोड़ दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसी के तत्वावधान में राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? जून 1988 में हुई थी। कहां पे हुई थी? नागालैंड में हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा एक चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे 20वीं पशुधन गणना के बारे में हमने बात करी है, 20वीं पशुधन गणना के बारे में बात करिए, तो पूरी की पूरी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप सर्च कर लेंगे, मतलब 20वीं पशुधन गणना, द रेवोल्यूशन बाय दुष्यंत सिंह, इस तरीके से सर्च करेंगे तो पूरा वीडियो आ जाएगा। तो वो देख लीजिएगा अगर आपके पास समय हो तो। वैसे इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी हैं पहले से ही। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर रखी हैं, क्योंकि क्या है ना कि मैंने वो बुक जो है आपकी, जो मैगजीन जो है, इसमें मैंने स्टिकर्स जो है लगा रखे हैं जगह जगह पर। और क्योंकि पूरा पेज मुझको आपको वो पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो स्टिकर लगा के उसका फोटो नहीं खींच सकता। तो कभी कभी क्या होता है कि जो स्टिकर हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो 20वीं पशुधन गणना को अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में देख लीजिएगा। वैसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी जरूरी चीजें हैं और जहां जहां से काम बन सकता है तो वो सारी चीजें मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दी हैं। तो 20वीं पशुधन गणना को देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ से। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 20वीं पशुधन गणना के अनुसार कुल पशुधन की संख्या जो है देश में कितनी है? वो है 535.78 मिलियन। ठीक है। और इससे पहली जो पशुधन गणना हुई थी 2012 में हुई थी, तो आपको तुलनात्मक रूप से ये भी याद रखना पड़ेगा कि 2019 की जो पशुधन गणना है उसमें पिछली पशुधन गणना के मुकाबले कितनी ग्रोथ हुई है? तो 4.6% की ग्रोथ हुई है कुल पशुधन के मामले में। याद रखिए किसी पार्टिकुलर जानवर की बात नहीं कर रहे हैं, कुल पशुधन की बात कर रहे हैं। तो नंबर भी याद रखना है, 535.78 मिलियन। और 2012 की तुलना में 2019 में, यानी 20वीं पशुधन गणना में, कुल पशुधन की संख्या में 4.6% की ग्रोथ हुई है। कुल गोजातीय आबादी कितनी है? गोजातीय आबादी में कौन कौन से जानवर आते हैं? जैसे मवेशी हो गए, भैंस हो गए, मिथुन, याक, ये सारी चीजें जो है गोजातीय आबादी में आती हैं। इनकी संख्या है 302.79 मिलियन। और 2012 के कंपेयरिंग में इसमें 1% की ग्रोथ हुई है कुल गोजातीय आबादी में। याद रखने की चीज मैंने आपको बता दी, कुल पशुधन, इनको केवल पढ़ लीजिएगा ताकि अगर कभी फंस भी जाए क्वेश्चन तो जो है उसको देख लें, अन्यथा इतना ज्यादा आवश्यक नहीं है। मवेशियों की संख्या कितनी है? 192.49 मिलियन है। और पिछले जनगणना के मुकाबले में इसमें 0.8% की ग्रोथ हुई है।
अब यहां से देखेंगे राज्यों में कुल पशुधन के मामले में, ठीक है, राज्यों में कुल पशुधन के मामले में सबसे ज्यादा पशुधन वाला राज्य जो है वो कौन सा है, वो यूपी है। 67.8 मिलियन पशुधन है यहाँ पे, कुल पशुधन की बात कर रहे हैं। और इसमें जो है पिछले पशुधन जनगणना के मुकाबले 1.35% की कमी देखी गई है। उत्तर प्रदेश में क्या हुई है, कमी हुई है। पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई, 23% की ग्रोथ हुई है 2012 के मुकाबले। और इसके बाद में दूसरा जो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला स्टेट है वो है तेलंगाना, यहाँ 22% की ग्रोथ हुई है एज कंपेयर टू 2012। देश में कुल मवेशियों की संख्या में 0.8% की वृद्धि हुई है। कुल मवेशियों की संख्या में पूरे देश में जो वृद्धि हुई है 0.8% की हुई है। यूपी में मवेशियों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी देखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। मवेशियों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी किस स्टेट में देखी गई, यूपी में देखी गई। कितनी कमी हुई यहाँ पे, 3.93%। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है, सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है मवेशियों की संख्या में, 15% की वृद्धि जो है वेस्ट बंगाल ने दर्ज करी है। अब यहां से ये देख लीजिएगा, कुल पशुधन के मामले में जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा पशुधन है सभी पशु मिला करके यूपी, दूसरा स्थान राजस्थान का, तीसरा एमपी का, चौथा कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, अब पीछे लौटते हैं हम। हमारा जो मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा ये वाला टॉपिक था, ये खत्म हो गया। और जो पशुधन गणना थी उसके बारे में भी आपको जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद में आपका अगला आता है सांची। ठीक है, सांची जो है इसको भारत का पहला सौर शहर बनाया जा रहा है। ठीक है, सांची जो है ये कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक छोटा सा शहर है। और सांची जो है स्तूप के लिए भी जाना जाता है, आपको पता है। ठीक है, स्तूप के लिए भी इसको जाना जाता है। तो स्तूपों से जुड़ी हुई जानकारी है, उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। वैसे अगर थोड़ी सी पुरानी वीडियोस हैं और मैंने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को जो है इसी चैनल पर डाला हुआ है, आप अगर सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में जा करके तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो थोड़ी पुरानी है लेकिन अगर आप उन वीडियोस का कंटेंट देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। चाहे आप मतलब कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन कंटेंट अगर वीडियोस का देखेंगे तो बिल्कुल भी निराशा आपको होगी नहीं। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं, उनको अगर देख लें तो ठीक ठाक रहेगा। जैसे मौर्य मौर्य वाला देख लें आप, थोड़ा गुप्त वंश के बारे में जानकारी ले लें। संगम एज जो है, संगम युग वाला है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, और मौर्य में देखेंगे तो आपका ये जो अशोक वशोक का पूरा है ये उसी में आ जाएगा। स्तूप वगैरह या इसके जो भी अभिलेख वगैरह हैं वो सारी चीजें उसी में आ जाएंगी। तो क्योंकि सारी चीजें इतनी इकट्ठा करके इसमें डाल नहीं सकते ना, तो इस वजह से मैंने आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कि अगर चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, सांची में कई स्तूप हैं जिनमें सांची का स्तूप जो है वो सबसे प्रमुख माना जाता है, इसे द ग्रेट स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। अब सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ये अशोक ने बनवाया था, आपको पता है। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ से आप ये भी याद रख लेंगे कि कालांतर में क्या हुआ, इसका जो है ये थोड़ा जर्जर हो गया, तो इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था वो किसने करवाया था, तो ये अग्निमित्र शुंग ने इसका जो है इसकी कह सकते हैं कि रिपेयरिंग या जीर्णोद्धार जो है वो अग्निमित्र शुंग के द्वारा करवाई गई। ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। यूपी में प्राचीनतम स्तूप कौन सा है, यूपी में प्राचीनतम स्तूप कौन सा है, तो ये पेपर हवा का स्तूप है, यूपी का सबसे पुराना स्तूप है। और ये कहाँ पे है, ये सिद्धार्थ नगर जिले में है, याद रखेंगे। ठीक है, सिद्धार्थ नगर जिले में है। यहाँ से हो गया। और सांची के स्तूप के बारे में हम बात करें तो सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। 1989 में सांची स्थित बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। तो हमारा जो करंट का टॉपिक था वो ये था कि सांची को भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पित किया गया 6 सितंबर 2023 को। और मुख्यमंत्री उस टाइम पे थे शिवराज सिंह चौहान, अभी बदल गए, मोहन यादव हो गए। तो उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री 6 सितंबर को जो थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने सांची को भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पित किया है। और सांची से जुड़ी हुई जो जानकारी है जो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ वो मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, कहाँ से आपको जानकारी मिलेगी बाकी की। ठीक है, तो सांची के निकट नागौरी में 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की स्थापना के परिणाम स्वरूप सांची एक सौर शहर के रूप में विकसित होने में सफल रहा है। सांची के निकट गुड़गांव में 5 मेगावाट की एक सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मोढेरा का नाम भी आपको पता होना चाहिए। मोढेरा जो है ये पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। ठीक है, इस गांव में भू आधारित यानी ग्राउंड माउंटेड 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। और इसकी वजह से मोढेरा जो है भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव जो है वो घोषित कर दिया गया है। मोढेरा का सौरीकरण जो था, सोलराइजेशन जो था इसका, ये किस परियोजना के तहत किया गया था, तो ये सूर्य ग्राम परियोजना के तहत किया गया था, सन विलेज परियोजना के तहत किया गया था।
इसके बाद में आते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। एनसीईआरटी की तो आपके बारे में आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म वगैरह आपको पता ही होगी, क्योंकि आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते रहते होंगे, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। तो विश्वविद्यालय से इतर जो हायर एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन के ऐसे संस्थान जो शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में हाई स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हैं, उन्हें यूजीसी जो होता है, यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी सलाह पर केंद्र सरकार के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी किसी भी संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसकी सलाह पर दिया जाता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सलाह पर दिया जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये जो है केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता है? सलाह देने का काम करता है। 1956 में यूजीसी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये आप याद रखेंगे यहाँ से। तो एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, यही यहाँ से जो है महत्वपूर्ण चीज है। और एक चीज यहाँ से ये याद रखेंगे कि एनसीईआरटी को किस श्रेणी में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? डी नोवो श्रेणी में। डी नोवो श्रेणी में जो है इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। डी नोवो स्टडी में एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। डी नोवो क्या होते हैं? डी नोवो संस्थान ऐसे संस्थान होते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट एवं उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की बात करते हैं। 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा की गई। तो 7 सितंबर को इसकी घोषणा की गई है। 7 सितंबर को कौन सा दिवस है? नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ये जो है 7 सितंबर को मनाया जाता है। इसी अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा की गई है। अब थोड़ा सा ऊपर जानते हैं, आंकड़ों पर पीछे आएंगे। 2019 में केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ये क्या है? एनसीएपी इसको संक्षेप में कहते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एनसीएपी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जब ये लॉन्च किया गया था 2019 में, तो 2019 से अगले 5 वर्षों में यानी 2024 तक जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, पार्टिकुलर मैटर पीएम जिनको बोलते हैं, तो पीएम 10 और पीएम 2.5 के जो लेवल्स हैं उनमें 20 से 30% की कटौती करने का लक्ष्य जो है वो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी के तहत किया गया था। अब ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? तो इनको हम कण प्रदूषण के रूप में समझ सकते हैं। कण प्रदूषण, जैसे मान करके चलिए आप बाहर खड़े हुए हैं, तो कोई पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है या कहीं पर धुआं वगैरह हो रहा है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। तो पीएम 10 का मतलब है ऐसे कण जो 10 माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम होते हैं, जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। पीएम 2.5 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम के आकार। तो इनको आप नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। आप जब आपको लगेगा कि हम स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं, तब भी आपको नहीं पता चलेगा कि छोटे छोटे कण आपकी श्वसन के साथ में, आपकी सांस के साथ में जो है आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। तो इनको कम करने के उद्देश्य से, इनके जितना इनका उत्सर्जन हो रहा है, पार्टिकुलर मैटर जितने हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसको 20 से 30% कम करने के लक्ष्य के साथ में एनसीएपी जो प्रोग्राम था यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम था, ये स्टार्ट किया गया था। और ये मैंने आपको बता ही दिया। तो वायु, स्वच्छ वायु की बात हो रही है, तो यहाँ पर पीएम 10 और पीएम 2.5 का नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखेंगे कि जो ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 है, इसमें विभिन्न श्रेणियों में जो शीर्ष 3 शहर हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 1 से 10 लाख के बीच में जो पॉपुलेशन है। ठीक है, श्रेणी 1 जो है, सॉरी यहाँ पे मैं गलत बोल गया, श्रेणी 1 की बात हो रही है। श्रेणी 1 जो है ये 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या को डिनोट करती है। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या जिन शहर की है वो पहली श्रेणी में आते हैं, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर को जो है प्रथम स्थान मिला है, आगरा को जो है दूसरा स्थान मिला है, थाने को जो है वो तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पर इंदौर, आगरा और थाने हैं, याद रखेंगे। और क्योंकि आगरा जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को सबसे अच्छी रैंकिंग मिली है? स्टडी 1 में तो आगरा को। और ओवरऑल रैंकिंग इसकी कितनी है? दूसरी है। पहले स्थान पर इंदौर है, तीसरे स्थान पर थाने है।
अब दूसरी श्रेणी आती है जिसकी जनसंख्या 3 से 10 लाख तक के बीच में है, तो उसमें अमरावती को पहला स्थान मिला है और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को दूसरा स्थान मिला है। तो दो श्रेणियों की बात हो गई यहाँ पे। पहली श्रेणी में भी यूपी का एक शहर है सेकंड रैंकिंग पे, आगरा। और दूसरी श्रेणी जिसमें कि पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में होती है, उसमें भी उत्तर प्रदेश का एक शहर शामिल है, मुरादाबाद, सेकंड रैंकिंग पर। ठीक है, तीसरे स्थान पर गुंटूर, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। 3 लाख से कम जनसंख्या की जो श्रेणी है वो है तीसरी श्रेणी, और इसमें जो 3 शीर्ष शहर हैं वो है परवाणु, ये हिमाचल प्रदेश में है, काला अम्ब ये हिमाचल प्रदेश में है, और अंगुल है उड़ीसा में। इसको याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चीजें याद रखेंगे। श्रेणी 1 में यूपी का एक शहर है, सेकंड रैंक पे आगरा। श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख की कैटेगरी में यूपी का एक शहर है, मुरादाबाद। ठीक है, और दोनों श्रेणियों में पहली श्रेणी में इंदौर शीर्ष स्थान पर है, दूसरी श्रेणी में महाराष्ट्र का अमरावती शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति यहाँ पर देखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश को अलग से यहाँ पर दिखा दिया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश की कंडीशन क्या है। 1 से 10 लाख यानी 10 लाख से ज्यादा की स्टडी में, स्टडी 1 में बात हो रही है, तो सबसे जो बेस्ट रैंकिंग है वो आगरा की है। सभी की रैंकिंग आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है, सभी की रैंकिंग याद आप रख भी नहीं पाएंगे, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्टडी 1 में यूपी के किस शहर की रैंकिंग सबसे अच्छी है, तो आगरा की रैंकिंग सबसे अच्छी है, दूसरी रैंकिंग है। श्रेणी 2 में मुरादाबाद की रैंकिंग सबसे अच्छी है। तो मैं इसमें वैसे भी ज्यादा जा नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन ही होती है कि कितना कितना आप याद रखेंगे। स्टडी कम में, स्टडी 3 में जरूर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्टडी 3, क्योंकि स्टडी 3 हमने वहां पे नहीं पढ़ा, क्योंकि स्टडी 3 में टॉप 5 में तो स्टडी 3 में जो है टॉप 3 में तो कोई है नहीं यूपी का, लेकिन टॉप 5 में है स्टडी 3 में। 3 लाख से कम जनसंख्या वाली कैटेगरी में यूपी के जो शहर हैं या यूपी के जो जिले हैं उसमें से टॉप 5 में एक रायबरेली है, ठीक है, जो कि 4th रैंकिंग पर है, स्टडी 3 में है, 3 लाख से कम जनसंख्या वाली कैटेगरी में। अब यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ये भी ऐड कर दी है कि जैसे ये शहर दे रखे हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति रैंकिंग दे रखी है, तो हालांकि इसका इस रैंकिंग मतलब जो ओडीओपी प्रोडक्ट हैं इनका इनसे कोई संबंध नहीं है इस रैंकिंग वाले, लेकिन क्योंकि सब शहर लिख रहे थे तो मैंने, क्योंकि ओडीओपी से जुड़े हुए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो मैंने इनके सामने लिख दिया। जैसे आगरा जो है चमड़ा उद्योग के लिए है, ओडीओपी प्रोडक्ट है यहाँ का। वाराणसी का ओडीओपी प्रोडक्ट है रेशम, और यहाँ से देखेंगे गाजियाबाद का इंजीनियरिंग सामान है, मेरठ का खेल का सामान है, कानपुर का चमड़ा उद्योग हो गया आपका, प्रयागराज का फूड प्रोसेसिंग, फल प्रसंस्करण में भी जो है अलग अलग जिले हैं। तो प्रयागराज जो है फल प्रसंस्करण में किस फल के लिए जो है यहाँ पे ओडीओपी इसको दिया गया, तो ये जो है गुआवा यानी अमरूद। मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट के लिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां यहाँ पे बनाई जाती हैं, बरेली में जरी का काम होता है, जरी वर्क होता है, झांसी जो है सॉफ्ट टॉयज के लिए जो है जाना जाता है, मुलायम खिलौने, और गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए जाना जाता है, रायबरेली का नाम आता है वुड क्राफ्ट के लिए। ठीक है, तो कुछ अतिरिक्त जानकारी थी वो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके बाद में भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, इसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी आईईसीसी, ठीक है, इसी का पूर्ण रूप है आईईसीसी, इसी का पूर्ण रूप है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। आईईसीसी परिसर का उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पे किया है, प्रगति मैदान में, नई दिल्ली में। और आईईसीसी परिसर को ही क्या नाम दिया गया, भारत मंडपम नाम दिया गया, भारत मंडपम इसको नाम दिया गया है। अभी हम जो यहाँ पे देख रहे थे आईईसीसी, ठीक है, भारत मंडपम, इस आईईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जो है इसका पूर्ण रूप है। और आईईसीसी परिसर को ही नाम क्या दिया गया है सर, नाम इसको दिया गया है भारत मंडपम, याद रखेंगे। अब जो भारत मंडपम है इसका नाम किससे प्रेरित है, तो ये भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है, भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। भगवान बसवेश्वर के बारे में याद रखेंगे, ये लिंगायत संप्रदाय से संबंधित थे, लिंगायत संप्रदाय से संबंधित थे। अनुभव मंडपम 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर के द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह के लिए स्थापित किया गया एक मंडप था। तो भगवान बसवेश्वर का संबंध जो है वो कर्नाटका से है, और कर्नाटक में ये लिंगायत संप्रदाय से जो है संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, 123 एकड़ के क्षेत्र के साथ में आईईसीसी परिसर जो है भारत के सबसे बड़े MIC यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस गंतव्य के रूप में इसको डेवलप किया गया। और 2023 में आपको पता होगा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो भी भारत मंडप में ही किया गया था। इसके बाद में आते हैं विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति। भारत मंडपम में जो है विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति, वर्ल्ड टालेस्ट नटराजा स्टैच्यू जो है स्टैब्लिश किया गया है। नटराज
नटराज जो हैं ये क्या हैं? ये नृत्य करती हुई एक पोस्चर में भगवान शिव की प्रतिमा है जिसको नटराज का नाम दिया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है जो भारत मंडपम में स्थापित की गई है 28 फीट है। 28 फीट की इसकी ऊंचाई है। अष्ट धातु से इसको निर्मित किया गया है जिसमें सोना, रजत, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता है। 8 प्रकार की धातुएं मिला करके इसका निर्माण किया गया है। और इसके जो मूर्तिकार हैं, ठीक है, मूर्तिकार कौन है इसके? राधा कृष्णन, ठीक है। और उनके दल द्वारा 7 माह के रिकॉर्ड समय में इसको निर्मित किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि इस मूर्ति का निर्माण किस मेथड से किया गया? तो इस मेथड का नाम है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि मेरी एनसीईआरटी की क्लासेस अगर किसी ने देखी होंगी तो ये जो है उसको पता होगा कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता न करें बिल्कुल भी। अब यहाँ पर बात हो रही है नटराज की, ठीक है। तो नटराज रूप जो था, यानी भगवान शिव का जो नटराज रूप था या इसकी जो मूर्तियां वगैरह थी, ये विशेष रूप से इसका जो डेवलपमेंट हुआ तो वो चोल राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ, 9वीं से 11वीं सदी के बीच में। ठीक है, तो नटराज की जो प्रतिमा है आपने देखी होगी। नटराज की जो प्रतिमा है उसके दाहिने हाथ में डमरू है, बाएं हाथ में अग्नि है। दाहिने हाथ में क्या है? डमरू है, बाएं हाथ में क्या है? अग्नि है। और एक तरीके से हम ये यहाँ से कल्पना करते हैं कि जो दाहिने हाथ में भगवान शिव का डमरू है वो कहीं ना कहीं सांसारिक जो चीजें हैं या संसार के जो जीव हैं उनको अपनी ओर, अपनी शरण में बुलाने के लिए आकर्षित करता है। और ये मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये नटराज के बारे में जब आप पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में तो आपको पता चलेगा। और दूसरे हाथ में जो अग्नि उनके हाथ में दिखाई देती है, वो अग्नि यह एक संकेत देती है कि भगवान शिव जो है पूरी सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं, यानी वो अपनी ओर सभी को समाहित भी कर सकते हैं, पूरी सृष्टि को नष्ट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों है। नटराज की जो मूर्ति है ये नर और मादा का संगम है, अर्धनारीश्वर रूप है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो नटराज की जो मूर्ति है तो एक साइड में भगवान शिव का जो कुंडल है, एक एक साइड में वो पुरुष वाला जो कुंडल है उन्होंने पहना हुआ है, और दूसरी साइड में महिला वाला जो उनका कुंडल है वो आपको देखने को मिलेगा। तो नर और मादा का संगम में नटराज, अर्धनारीश्वर इनको कहा जाता है। अब क्योंकि इसमें बात हुई थी लुप्त मोम कास्टिंग विधि के बारे में, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड, जो कि बहुत पुराना एक मेथड है मूर्तियां बनाने का, 6000 वर्ष पुराना एक तकनीकी है। विस्तृत वैक्स मॉडल निर्माण किया जाता है सबसे पहले इसमें, वैक्स यानी मोम का। जैसे आपको जो भी मूर्ति बनानी है, जिस तरीके का भी आपको कोई ढांचा तैयार करना है तो उसका एक मोम का मॉडल बनाते हैं सबसे पहले। फिर उस पर क्या करते हैं? मिट्टी का लेप करते हैं। समझिएगा, कहानी समझ में आ जाएगी। पहले एक मोम का मॉडल बनाया जाता है, यानी जो चीज भी आपको बनानी है उसका मोम के द्वारा एक मॉडल तैयार किया जाएगा। मोम का मॉडल तैयार करने के बाद में उस पूरे मॉडल पर मिट्टी लगा दी जाएगी। जनरली जलोढ़ मिट्टी का यूज उस पर किया जाता है, उस पर लेप कर देंगे। अब क्योंकि अंदर मोम है, ऊपर क्या होगी? उस पर मिट्टी की लेयर होगी। अब उसको गर्म किया जाएगा, और जब उसको गर्म किया जाएगा तो मिट्टी का तो कुछ होगा नहीं, मिट्टी पक जाएगी। ठीक है, मिट्टी क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी, पक जाएगी मिट्टी को जब गर्म करेंगे। लेकिन अंदर का जो मोम होगा वो पिघल करके बाहर निकल जाएगा। तो अब जो हमारे पास एक मॉडल जो है तैयार तैयार होगा तो उसमें मोम नहीं होगा, वो अंदर से खोखला होगा और उसमें क्या होगी? मिट्टी से बना हुआ होगा, अंदर से खोखला होगा। अब क्योंकि मूर्तियां धातु की बनानी है तो एक सांचा टाइप का बन गया हमारे पास मिट्टी का। जिस धातु की जिस धातु की मूर्ति हमको बनानी है उस धातु को पिघला करके उस सांचे में डाल देंगे। और जब वो धातु जम जाएगी, कठोर हो जाएगी, तो ऊपर से मिट्टी को तोड़ देंगे, यानी मिट्टी तोड़ देंगे तो अंदर से क्या निकल जाएगी? मूर्ति निकल जाएगी। तो आशा करता हूँ मैं आपको चीजें समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब मेरे पास जो है थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है। मेरे पास अगर होता वो तरह तरह के जो उपकरण आजकल चल रहे हैं, डिजिटल बोर्ड वगैरह, तो मैं आपको वो चीज़ें सारी वहाँ से बताता, क्योंकि मैं मोबाइल से आपको सारी चीज़ें कराता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। ठीक है, तो जो लॉस्ट वैक्स मेथड है जो मूर्तियां बनाने का, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और इससे जुड़ी हुई एक चीज आप यहाँ से याद रखेंगे, जैसे आपको पता है जो नर्तकी की प्रतिमा है, आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी हुई, तो मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है वो भी इसी मेथड के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना के बारे में बात करते हैं। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। तो यहाँ पर एक चीज ये याद करने वाली हो जाती है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है? 17 सितंबर को मनाई जाती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है एक सेंट्रल सेक्टर की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, और ये योजना पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। प्रारंभिक परिव्यय जो निर्धारित है इस योजना के लिए वो है 13,000 करोड़ रुपए। किससे
किस किस की यानी किस किस मंत्रालय के द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका एमएसएमई मंत्रालय यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग जो है, ये तीनों जो डिपार्टमेंट है मिलकर के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को क्रियान्वित करेंगे। नोडल मिनिस्ट्री इस योजना के लिए किसको नियुक्त किया गया है? तो एमएसएमई जो है इसको यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय, नोडल मिनिस्ट्री जो है इस योजना के लिए नियुक्त किया गया है। योजना की टैगलाइन याद रखेंगे, सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। सम्मान सामर्थ्य समृद्धि इस योजना की टैगलाइन है। इस योजना की अवधि जो रहेगी, जो कि 2023 की योजना है, 2023-24 से स्टार्ट होकर के 2027-28 तक जो है इसकी अवधि रहेगी। 5 वर्ष की अवधि के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और ये भी याद रखेंगे कि इस योजना के तहत पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। 18 तरह के अलग-अलग प्रकार के जो काम हैं, ठीक है, उनको इसमें जो है शामिल किया जाएगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इनको पढ़ना। कारीगरों और शिल्पकारों जो कि इन कामों से रिलेटेड होंगे, जो काम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, ताला बनाने वाले, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, तो ये अलग-अलग प्रकार के काम हैं। तो इन कामों को करने वाले जो कारीगर होंगे या शिल्पकार होंगे, उनको क्या दिया जाएगा? उनको पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ-साथ उनको विश्वकर्मा आईडी कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों को कोलेटरल मुक्त, कोलेटरल फ्री एंटरप्राइज विकास ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता के बारे में बात करते हैं कि 5% की रियायती इंटरेस्ट रेट के साथ में 1 लाख रुपए तक पहली किस्त और 2 लाख रुपए तक द्वितीय किस्त की जो ऋण सहायता है इस योजना में जो लक्षित लाभार्थी हैं उनको दी जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक त्रिस्तरीय, ठीक है, 3 लेवल का कार्यान्वयन फ्रेमवर्क जो है वो भी स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं, प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट। प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट के बारे में बात करते हैं। 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत कहां पे? मिजोरम की राजधानी आइजोल में पहली एबीडीएम माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एबीडीएम माइक्रोसाइट को सबसे पहले कहां पे लॉन्च किया गया है? मिजोरम की राजधानी आइजोल में। और मिजोरम जो है एबीडीएम माइक्रोसाइट को शुरुआत करने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है। ठीक है, अब ये जो एबीडीएम माइक्रोसाइट है ये क्या काम करेगा और किसके लिए इसको स्टार्ट किया गया? तो इसके तहत क्या किया जाएगा? जो निजी क्लिनिक हैं, प्राइवेट क्लिनिक हैं, छोटे छोटे अस्पताल हैं, छोटी छोटी प्रयोगशालाएं हैं, इनको शामिल करते हुए सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एबीडीएम सक्षम बनाया जाएगा। मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं जो है प्रदान की जाएंगी। ठीक है, मिजोरम ने आइजोल में एबीडीएम माइक्रोसाइट को लागू करने के लिए यूथ फॉर एक्शन को इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, एबीडीएम के संदर्भ में एक माइक्रोसाइट जो होती है, जो माइक्रोसाइट आ रही है कि माइक्रोसाइट स्टार्ट की गई, तो माइक्रोसाइट क्या है? तो एक माइक्रोसाइट उन लघु एवं मध्यम स्तरीय क्लिनिकों, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स, प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों और स्वास्थ्य सुविधाओं का एक समूह है जो एबीडीएम सक्षम है और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहां से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखिए, 27 सितंबर 2021 को स्टार्ट किया गया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। जो एबीडीएम एबीडीएम हम बार बार कर रहे हैं, तो ये क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। 27 सितंबर 2021 को इसको स्टार्ट किया गया। जब इसको स्टार्ट किया गया था तो आगामी 5 वर्षों की अवधि के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए निर्धारित किया गया था और अ, इन 5 वर्षों की अवधि के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई थी। ये भी जो है एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में एनएचए द्वारा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 100 माइक्रोसाइट परियोजना लॉन्च की गई थी, जिनके बारे में भी हम बात कर रहे थे। आशा करता हूँ पूरा जो घटनाक्रम है वो आपकी समझ में आ रहा होगा। भारत सरकार ने वैभव कार्यक्रम को लागू करने के लिए 15 जून को वैभव फेलोशिप कॉल 2023 की घोषणा की और इस कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो नोडल एजेंसी है।
वैभव फेलोशिप का उद्देश्य क्या है? वैभव फेलोशिप का उद्देश्य है भारत के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारितंत्र यानी रिसर्च का जो इनका अनुसंधान का जो एक इकोसिस्टम है उसमें सुधार किया जाए। चयनित वैभव फेलो को पहचान किए गए 18 ज्ञान कार्य क्षेत्रों में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो कार्य क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं जिनको आपको याद नहीं करना है। ठीक है। और वैभव फेलो जो हैं सहयोग हेतु एक भारतीय संस्थान की पहचान करेंगे और 1 वर्ष में 2 माह या मैक्सिमम 3 वर्षों तक उस संस्थान से संबद्ध रह सकेंगे। अब आता है आपका माहिर मिशन। ठीक है, माहिर मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ये माहिर मिशन है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। देखिए, इसको सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टार्ट क्यों किया गया है। देखिए, हमारे देश में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित नवीनतम एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी यानी लेटेस्ट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर एक अत्याधुनिक और उच्च प्रभाव अनुसंधान संचालित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है और इन्हीं अत्याधुनिक अनुसंधानों को संचालित किए जाने की आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से ही इस महिर नामक मिशन को लॉन्च किया गया है। तो जून 2023 में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च यानी संक्षेप में इसको महिर बोलेंगे, इसके नाम से एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है। और इस मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस मिशन का जो है शुभारंभ किया गया है। इस मिशन को 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक यानी 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए तैयार किया गया। तो यहाँ से आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे बात हो रही है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की। तो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब ये आप इस तरीके से न देखें इसको कि इसका जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूँ, उससे कोई संबंध है। संबंध मतलब ऐसे कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं उससे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि चीज़ों को देख करके ध्यान आ जाता है कि इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया था। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं। तो इस तरीके के प्रश्न जो है अक्सर करके बनते रहते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे महिर मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी के लिए एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। मिशन की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो 2 लेवल का है, 2 स्तर का है। पहले स्तर पर इसमें एक एपेक्स कमेटी होगी, शीर्ष समिति होगी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री इसके जो है अध्यक्ष होंगे। और ये जो एपेक्स कमेटी होगी, ये क्या करेगी कि जो प्रौद्योगिकियां होंगी या जो भी प्रोडक्ट होंगे, उत्पाद होंगे, उन पर विचार विमर्श करेगी और उन पर रिसर्च से जुड़े हुए जो भी प्रपोजल होंगे उनको मंजूरी प्रदान करने का काम करेगी अपेक्स कमेटी। दूसरी कमेटी होगी तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? इसकी अध्यक्षता की जाएगी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा ये क्या काम करेगी? जो भी अनुसंधान क्षेत्र हैं, मतलब संभावित अनुसंधान क्षेत्र जहां पर अनुसंधान किया जा सकता है या अनुसंधान किए जाने की संभावना है, या जो भी संभावित टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, जो भी पॉसिबल प्रौद्योगिकी हो सकती है, उनकी सिफारिश और अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं की निगरानी करने का काम तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति करेगी। सचिवालय इसका कहाँ होगा? मिशन का, माहिर मिशन का सचिवालय, माहिर मिशन का सचिवालय आपका कहाँ होगा? बेंगलोर में होगा, याद रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये क्या होते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं जैसे सौर ऊर्जा हो गई, हमारी पवन ऊर्जा हो गई, जल विद्युत हो गई, जैव मात्रा ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये सभी सोर्सेज जो हैं एनर्जी के, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि इनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। पुनः पूर्ति योग, इनसे प्राप्त ऊर्जा की पुनः पूर्ति की जा सकती है। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है, यानी एक समय के बाद में इनके समाप्त होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, क्रूड ऑयल, या आपकी नेचुरल गैस होगी, यूरेनियम हो गया। तो ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनकी भविष्य में पुनः पूर्ति संभव नहीं है। इसके अलावा जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उनसे जब ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाता है तो कहीं न कहीं पोल्यूशन जो है वो इनसे पैदा होता है, प्रदूषण के कारण बनते हैं। और ये जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, इनमें पॉल्यूशन की संभावना नहीं होती। इसके अलावा ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के बारे में बात करते हैं। 7 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी किया गया। 5वां एडिशन है इसका, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आंकड़ों पर बाद में आएंगे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के द्वारा हर साल जारी किया जाता है। FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कभी कभी इस तरह की संस्थाओं की एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है, हर साल जारी किया जाता है। इस सूचकांक का जो पहला एडिशन था 2019 में, याद नहीं करना है, 2019 में जो है जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सर कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। 2023 का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 2023 का, ठीक है, 2023 का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। थीम याद रखेंगे, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, यानी खाद्य मानक जो होते हैं वो जीवन को बचाते हैं। यानी मानक के आधार पर अगर भोजन किया जाए, सही चीजें अगर भोजन के रूप में ली जाएं, तो कहीं ना कहीं उनसे कभी सारे जीवन बच सकते हैं। हानिकारक चीजें आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही हैं, मिलावटी सामान अक्सर करके हम मतलब न चाहते हुए भी और बहुत ज्यादा छानबीन करने के बावजूद भी नकली सामान या मिलावटी सामान हम मार्केट से ले आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अहितकर होता है। तो इसी को मतलब इसी चीज पर अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो इस साल का थीम है वो है फूड स्टैंडर्ड्स सेव्स लाइव्स। 7 जून 2023 को मैंने आपको बता ही दिया, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, 5वां एडिशन है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष जो 5 बड़े राज्य हैं उसमें उसमें सबसे पहले स्थान पर आपका केरल है, 63 अंक हैं इसके। यूपी की रैंकिंग विशेष रूप से याद रखेंगे, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में यूपी की रैंकिंग जो है सर 5वीं है, 52.5 इसका जो है स्कोर है। ठीक है, और वैसे इसमें शीर्ष 4-5 राज्य अगर आप देखें तो ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन पहला और यूपी का रैंक कौन सा है वो याद कर लीजिएगा। एक बार पढ़ लेंगे सीधा, जैसे केरल, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है शीर्ष 5 राज्य हैं इस सूचकांक में। बड़े राज्यों में बिहार जो है 19वें स्थान पर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं इसको याद रखना। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 छोटे राज्य, ये बड़े राज्यों की बात हो रही थी। बड़े राज्यों में केरल, ठीक है, बड़े राज्यों में केरल सबसे पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश भी बड़े राज्य में आता है, 5वां रैंक है इसका। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है, छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। छोटे राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर कौन है सर? मिजोरम है। छोटे राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर इसमें क्या है? मिजोरम है। और शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर जो है शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका स्कोर है 59.5। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अंतिम स्थान पर लक्षद्वीप है। ये दिल्ली, चंडीगढ़ वंडीगढ़ छोड़ दीजिएगा, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में आता है आपका सर निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 2021-22, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक किसको बोलते हैं? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो इसका ये 2.0 यानी दूसरा संस्करण है। तो पीजीआई 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग के बजाय ग्रेडिंग प्रदान की गई है। ठीक है, 10 ग्रेड्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो अलग अलग कैटेगरी है उसकी। तो पहली है, जैसे सबसे जो हाईएस्ट ग्रेड है उसका नाम है दक्ष। सबसे हाईएस्ट ग्रेड का नाम है दक्ष। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा इसको ग्रेड प्रदान किया गया है, ये जो है 1000 अंकों का जो है मैक्सिमम एक नंबर है, और 1000 अंकों में से 940 से ज्यादा अंक जिसको मिलेंगे वो दक्ष की कैटेगरी में आएगा, हाईएस्ट ग्रेड है। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जब दक्ष ग्रेड दिया जाएगा तो मतलब उसका स्कोर 940 से ज्यादा होना चाहिए। और न्यूनतम ग्रेड जो है वो है आकांक्षी 3। सबसे हाई ग्रेड दक्ष है, सबसे जो लो ग्रेड है वो आकांक्षी 3 है। 460 तक अंक प्राप्त करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को ये प्रदान किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है कि पीजीआई 2.0 में, पीजीआई 2.0 में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में किसी भी राज्य को, किसी भी यूनियन टेरिटरी को उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। ठीक है, सबसे हाई जो कह सकते हैं ग्रेड था वो दक्ष था, जिसमें 940 से अधिक अंक प्राप्त करने थे। लेकिन किसी भी राज्य को, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को ये दक्ष वाला जो ग्रेड है वो नहीं मिला है। ठीक है, पीजीआई 2.0 में केवल 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पंजाब और चंडीगढ़ को प्रचेष्ट 2 ग्रेड प्राप्त हुआ है। प्रचेष्ट 2 ग्रेड प्राप्त हुआ था। प्रचेष्ट 2 ग्रेड जो है, जैसे मतलब इस पूरी इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बढ़िया कंडीशन में यही है कुल मिलाकर के, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे बढ़िया कंडीशन में प्रचेष्ट 2, क्योंकि ऊपर से जो सबसे बेस्ट सिचुएशन थी उसमें कोई भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपना स्थान नहीं बना पाया है। प्रचेष्ट 2 में जो है पंजाब और चंडीगढ़ को जो है जो कि स्कोर रेंज इसका होता है 641 से 700, ये जो ग्रेड जो है चंडीगढ़ और पंजाब को प्राप्त हुआ है।
पीजीआई 2.0 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त ग्रेड। तो देखिए जैसे बताया था यहाँ पे सबसे अच्छी ग्रेड कौन सी है, दक्ष है। तो दक्ष में तो कोई राज्य आया ही नहीं है, उत्कर्ष में कोई राज्य आया ही नहीं है क्योंकि इतना स्कोर कर ही नहीं पाए। इसके मानकों पर जो राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं वो खरा नहीं उतर पाए, तो इन कैटेगरी में कोई नहीं। अति उत्तम वाली कैटेगरी में भी कोई नहीं है, उत्तम वाली कैटेगरी में भी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से बिल्कुल प्रचेस्ट वन जो है इसमें भी कोई नहीं है। अब यहाँ से इतनी सारी कैटेगरीज हो गई, इनकी जो मानक थे, इनके जो स्टैंडर्ड्स थे, उनको कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो फुलफिल नहीं कर पाया। अब सबसे बढ़िया जो कैटेगरी है इनके बाद में वो है प्रचेस्ट दो, और प्रचेस्ट दो में जो स्थान बनाया है चंडीगढ़ और पंजाब ने बनाया। यानी ओवरऑल हम कहेंगे कि पीजीआई 2.0 में, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में सबसे बेहतर स्थिति में कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो चंडीगढ़ और पंजाब में। प्रचेष्ट 3 में कौन है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुदुचेरी, तमिलनाडु। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मैं केवल पढ़ के बता रहा हूँ। ये याद रखेंगे, प्रचेष्ट 2 वाला मैं बता दूंगा जो याद करना है। प्रचेष्ट 3 याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आकांक्षी वन। आकांक्षी वन भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी बहुत सारे जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दे रखे हैं। यूपी कहाँ पे आपका आ रहा है? तो यूपी आ रहा है आपका आकांक्षी 2 में। तो ये याद रखेंगे यूपी को किस कह सकते हैं कैटेगरी में रखा गया है, तो आकांक्षी 2 वाली कैटेगरी में यूपी को रखा गया है। यूपी के साथ इसमें असम, बिहार, जेएंडके, झारखंड, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये सारी चीजें जो है आकांक्षी 2 में है। आकांक्षी 3 में कौन है? आकांक्षी 3 में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम है, ठीक है, तीनों को याद रख लेंगे। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2023 की बात करते हैं। 5 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ के अंतर्गत देश में जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनकी इंडिया रैंकिंग जारी की है। इसका 8th एडिशन है, ये 8वां संस्करण है। 5 कैटेगरीज के अंतर्गत इसमें जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनको रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा पीछे आएंगे, पहले थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये रैंकिंग जो है वो कौन सी रैंकिंग की बात हो रही है? एनआईआरएफ रैंकिंग की बात हो रही है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके द्वारा इंडिया के जो शिक्षण संस्थान है उनकी रैंकिंग प्रदान की गई है। तो इसकी जो शुरुआत थी वो 29 सितंबर 2015 को की गई थी। याद करने का प्रश्न नहीं है, केवल पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। और इंडिया रैंकिंग का जो पहला एडिशन था वो 2016 में जारी किया गया था, अप्रैल 2016 में जारी किया गया था। केवल पढ़ने की दृष्टि से बता रहा हूँ, याद नहीं करना है, ठीक है। तो अब जो है इसका कौन सा संस्करण आया है? ये 8वां संस्करण है, याद रखेंगे इसको, 8वां एडिशन है इंडिया रैंकिंग का। और 5 कैटेगरीज में जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनको रैंकिंग प्रदान की गई है। 5 कैटेगरी कौन कौन सी है सर? पहली है समग्र यानी ओवरऑल कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में कॉलेज के आधार पर जो है चयन किया गया है। तीसरी कैटेगरी में यूनिवर्सिटी का चयन किया गया है। चौथी कैटेगरी में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को चयनित किया गया है। और 5वीं कैटेगरी है नवाचार के आधार पर जो है संस्थानों का चयन किया गया, इनोवेशन के आधार पर संस्थानों का चयन किया गया। इसके साथ ही कुल 8 विभिन्न विषयों में भी संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है। और यहाँ से जो याद रखने का आपका मामला है वो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो इस बार की इंडिया रैंकिंग है 2023 की, इसमें पिछले एडिशन के कंपेयरिंग में 3 चेंजेस करे गए हैं, 3 बदलाव करे गए। वो 3 बदलाव कौन कौन से हैं? पहला तो ये है कि जो 8 विषय यहाँ पर हम बात कर रहे थे ना, 8 विषयों में भी संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र नामक एक नया विषय यहाँ पे शामिल किया गया है, पहले ये नहीं हुआ करता था। नवाचार यानी इनोवेशन कैटेगरी में, इनोवेशन स्टडी में, नवाचार स्टडी में रैंकिंग जो है पहली बार जारी की गई है। इसके अलावा वास्तुकला जो विषय है वो वास्तुकला विषय के दायरे में थोड़ा सा विस्तार किया गया। वास्तुकला विषय पहले भी था लेकिन इसमें थोड़ा सा और इसका व्यापक रूप से विस्तार कर दिया गया। अब बात करते हैं रैंकिंग की, जो आपको मुख्य रूप से चीजें याद रखनी है। ओवरऑल कैटेगरी, ठीक है, तो सबसे पहली ओवरऑल कैटेगरी। ओवरऑल कैटेगरी का मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि क्लास में 10 मतलब क्लास में 40 बच्चे हैं, तो कोई बच्चा किसी चीज में बढ़िया होगा, कोई बच्चा मान लो हिंदी में बढ़िया है, कोई मैथ में बढ़िया है, कोई साइंस में बढ़िया है, कोई मतलब जो है कि मंच पर बोलने में बढ़िया है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी सबकी क्वालिटीज की होंगी, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी होगा जो ओवरऑल कैटेगरी मतलब लगभग सभी में ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा होगा, तो वो ओवरऑल कैटेगरी। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी, ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है एनआईआरएफ रैंकिंग में, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडिया रैंकिंग 2023 में यहाँ पे समग्र श्रेणी की ही बात हो रही है, अभी ओवरऑल कैटेगरी की बात हो रही है। तो
संस्थानों के नाम दे रखे हैं। तो देखिए सभी संस्थानों के नाम आपको याद नहीं रखने। जो पहले स्थान पर होगा उसका नाम तो ऑब्वियस सी बात है आपको याद रखना ही पड़ेगा। आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में सबसे पहले स्थान पर है एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग्स 2023 में। दूसरा स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का। याद आपको क्या करना है, मैंने बताया था पहला स्थान आईआईटी मद्रास बेंगलुरु। अब मैं यहाँ से, क्योंकि इसमें कानपुर यानी यूपी का ही है, आईआईटी कानपुर इसका नाम आ रहा है, तो इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। आईआईटी कानपुर जो है ओवरऑल कैटेगरी में 5वें स्थान पर है एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2023 में, ठीक है, 5वें स्थान पर है। यूपी का जो ये संस्थान है आईआईटी कानपुर 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर ओवरऑल कैटेगरी में चेन्नई है, आईआईटी मद्रास, ठीक है। अब ये जो है इनको पढ़ लीजिए, याद करने पर फोकस मत करना। मद्रास और आईआईटी कानपुर का नाम याद रखना। भारतीय विज्ञान संस्थान ओवरऑल कैटेगरी में दूसरे स्थान पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ओवरऑल कैटेगरी में तीसरे स्थान पर, आईआईटी बॉम्बे ओवरऑल कैटेगरी में चौथे स्थान पर है सर, ठीक है। इंडिया रैंकिंग्स 2023 में ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश का केवल एक ही संस्थान है जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, 5वां स्थान जिसको मिला है आईआईटी कानपुर को। बिहार का आईआईटी जो पटना है 66वीं रैंक मिली है इसको, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को विश्वविद्यालय श्रेणी में प्राप्त। अब ये थोड़ी सी जरूरी हो जाते हैं यहाँ से, देखिए ओवरऑल कैटेगरी की बात हो गई। अब जो है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो कैटेगरीज अभी हमने पढ़ी थी, विश्वविद्यालय श्रेणी में किस जो है विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को, आईआईएससी, ठीक है, आईआईएससी बेंगलुरु को जो है विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान मिला है। कॉलेजों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली को। अनुसंधान यानी रिसर्च की कैटेगरी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को जो है पहला स्थान मिला है। आईआईएससी जो बेंगलुरु है इसको रिसर्च की कैटेगरी में भी पहला स्थान मिला है और विश्वविद्यालय की कैटेगरी में भी पहला स्थान मिला है, दोनों को याद रखेंगे। इनोवेशन यानी नवाचार के मामले में आईआईटी कानपुर को पहला स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट ये क्यों हो जाता है, दो कारण है, पहला कि ये यूपी रिलेटेड है और दूसरा इसलिए क्योंकि जो नवाचार वाली कैटेगरी है, इनोवेशन वाली कैटेगरी, वो पहली बार इस रैंकिंग में शामिल की गई है। नवाचार श्रेणी पहली बार इस रैंकिंग में शामिल की गई, तो पहली बार है, ऊपर से यूपी से रिलेटेड है। तो इनोवेशन कैटेगरी में जो शीर्ष संस्थान मिला है एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग में, तो आईआईटी कानपुर को मिला है। इंजीनियरिंग विषय में शीर्ष जो है वो आईआईटी मद्रास को मिला है। मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद, जो कि अक्सर करके जो है अच्छा प्रदर्शन ही करता है, आईआईएम अहमदाबाद इसका नाम याद रखेंगे मैनेजमेंट में। फार्मेसी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा इसको याद नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे देखते हैं वास्तुकला और नियोजन विषय में, क्योंकि वास्तुकला के दायरे में थोड़ा सा विस्तार किया गया, ये हमने पढ़ा था अभी, तो ये भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। वास्तुकला और नियोजन विषय में शीर्ष संस्थान है आईआईटी रुड़की, ठीक है। और जैसे हमने देखा था इनोवेशन वाली जो कैटेगरी है पहली बार शामिल की गई है, इसके साथ साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्र को भी पहली बार रैंकिंग में शामिल किया गया, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र विषय में शीर्ष संस्थान जो है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईसीएआर न्यू दिल्ली, इसको जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्र में शीर्ष स्थान दिया गया है। इसके बाद में आते हैं सर नए संसद भवन का उद्घाटन। 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया और इसी अवसर पर पीएम ने 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा के कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सेंगोल भी स्थापित किया। लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला, याद रखेंगे। लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सेंगोल को स्थापित किया गया। नए संसद भवन की डिजाइन जो है अहमदाबाद स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म जिसका नाम क्या है, एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसने जो है नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा की जो डिजाइन है वो तैयार की है। ये त्रिभुजाकार आकार में बना भवन है, 4 मंजिल का है। इसका जो एरिया है वो लगभग 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। भवन के 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। नए संसद भवन में लोकसभा के सदस्यों के लिए जो बैठने की क्षमता है 888 सीट की है, राज्यसभा हॉल में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। नए संसद भवन में लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है, इंटरनल जो पोर्शन है लोकसभा का, वो किस थीम पर आधारित है? राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है और संसद भवन का जो प्रांगण है
उसमें क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को भी स्थापित किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, औपनिवेशिक जैसे सारी चीजें आपको पता होंगी। देखिए संसद की बात हो रही है तो आर्टिकल 79 जो है संसद के बारे में प्रावधान करता है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो राज्यसभा से संबंधित या राज्यसभा के बारे में बताता है आपका आर्टिकल 80, लोकसभा के बारे में बताता है 80, वो सॉरी, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 80 और राज्यसभा के बारे में 81। तो ये तो नॉर्मल सी चीजें आपको पता होगी। दिल्ली का जो वास्तुकार माना जाता है वो किसको माना जाता है, एडविन लुटियंस को माना जाता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा मिल जाता होगा। तो वास्तुविद जो है ब्रिटिश वास्तुविद एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर ने सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना करी थी और इसका उद्घाटन जो है 1931 में किया गया था। ठीक है, यहाँ से और कुछ जरूरी नहीं दिख रहा है। इसके बाद में यहाँ आते हैं, सेंगोल के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की गई है। लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में सेंगोल को स्थापित किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इस सेंगोल को एक तमिल अधीनम द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। इसकी एक हिस्ट्री है सेंगोल की, सर क्या है, एक हिस्ट्री है, अपनी हिस्ट्री है। तो ये क्या होता था सेंगोल वगैरह का, कि दक्षिण भारत में जो है जैसे आप देखेंगे चोल काल में जब सत्ता का स्थानांतरण किया जाता था, सत्ता का क्या कर दिया था, स्थानांतरण, यानी एक राजा से दूसरे राजा को जब सत्ता स्थानांतरित की जाती थी, ट्रांसफर की जाती थी, तो उस सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक स्वरूप उसको सेंगोल जो है वो प्रदान किया जाता था। तो ये सेंगोल जो है 14 अगस्त 1947 को इसका निर्माण किया गया। और क्योंकि भारत पर अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों ने जो सत्ता भारत को सौंपी, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब सौंपा गया तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों से भारत को सत्ता के ट्रांसफर का एक सिंबल था, सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। वर्ष 1947 में पंडित नेहरू को प्राप्त सेंगोल की लंबाई 5 फीट थी, सोने की परत उस पर चढ़ाई गई थी। और 14 अगस्त 1947 को नेहरू द्वारा सेंगोल को प्राप्त करने के बाद में इसे इलाहाबाद संग्रहालय यानी वर्तमान में प्रयागराज में इसको रखा गया था। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना की गई। वर्ष 1947 के उसी सेंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में स्थापित किया गया। ये वही सेंगोल है जो अंग्रेजों के समय में, यानी जब भारत आजाद हुआ था, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो स्थानांतरित सत्ता का स्थानांतरण किया गया था, उस टाइम पर जो सेंगोल यूज किया गया था वही सेंगोल है। तमिलनाडु में जो चोल राजा होते थे उनके शासनकाल के दौरान महायाजक जो होते थे, यानी जो हाई प्रेस्ट होते थे, उनके माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंप दिया जाता था। और सेंगोल की स्वीकृति उत्तरदायित्व के साथ में शासन के अधिकार को प्रदर्शित करती है। ठीक है, उड़ान 5.2 वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा एक जो है योजना की घोषणा की गई थी। योजना का नाम था उड़ान योजना। उड़ान का पूर्ण रूप आपको पता होगा, उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक इसका पूर्ण रूप था। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। 2017 में उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान जो है शिमला से दिल्ली के बीच में स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, तो उड़ान योजना के अब तक 4 चरणों को मंजूरी प्रदान की गई थी। 4 चरण, उड़ान 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। अब जो है 2023 में 21 अप्रैल को 4 चरणों की सफलता के बाद में नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा उड़ान की जो 5वां चरण है, ठीक है, 5.0 है, इसकी शुरुआत जो है 21 अप्रैल 2023 को की गई है। ठीक है, 24 मई 2023 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई है। 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने खजुराहो मध्य प्रदेश में हेली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। हेली शिखर सम्मेलन कहाँ पे मनाया गया, ये जो है खजुराहो में मनाया गया। ठीक है, अब खजुराहो वगैरह को नाम आ रहा है इसमें, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा, खजुराहो के मंदिर वगैरह किसने बनवाए थे, किन शासकों ने बनवाए थे, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इस अवसर पर उन्होंने 5.2 योजना और हेली सेवा ऐप को भी लॉन्च किया। हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और पवन हंस लिमिटेड और फिक्की इनके द्वारा संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। उड़ान 5.2 योजना श्रेणी 1A और श्रेणी 1 जैसे छोटे विमानों के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक जो कनेक्टिविटी है उसको सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
ठीक है। तो श्रेणी 1A का मतलब क्या है कि 9 से कम सीटें, मतलब मैक्सिमम 9 सीटें। और श्रेणी 1 का मतलब क्या है, मतलब मैक्सिमम 20 सीटें। तो छोटे छोटे जो कह सकते हैं हेलीकॉप्टर्स हैं, तो उनके लिए जो है मतलब बहुत ज़्यादा यात्रियों के लिए ये सुविधा नहीं है। योजना श्रेणी 1A में 9 से कम सीटें, यानी 9 तक सीटों की व्यवस्था उसमें बैठने की होगी। और श्रेणी 1 में जो है 20 सीटों की मैक्सिमम व्यवस्था होगी। तो छोटे विमान जो है, इनके जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक लोगों को पहुंचाना, उनकी कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना, इससे जुड़ी हुई ये योजना है 5.2 योजना। ठीक है। इसके बाद में कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 की बात करते हैं। 15वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ है 24 मई 2023 को। 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे कौन सी विधानसभा है कर्नाटक विधानसभा की, तो 16वीं विधानसभा है। राज्य में मतदान 10 मई 2023 को संपन्न हुआ। मतगणना 13 मई 2023 को संपन्न हुई। याद नहीं करना है, केवल पढ़ना है। कर्नाटक विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये याद करना है। 224 सीटें हैं, जिसमें से 36 सीटें हैं एससी के लिए, 15 सीटें एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। कर्नाटका विधानसभा में जो मतदान का प्रतिशत रहा वो 73.19% रहा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि अब तक कर्नाटका विधानसभा के चुनावों में ये दर्ज किया गया सबसे ज्यादा मतदान है। 73.19%, इतना मतदान कभी नहीं हुआ। ठीक है। कर्नाटका विधानसभा में लोकसभा की सीटों की संख्या भी याद रख लीजिएगा 28, राज्यसभा की कितनी है 12 है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो चुनाव हुए हैं कर्नाटका विधानसभा में, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में बहुमत हासिल किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धारमैया जो हैं, ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति यानी केपीसीसी के अध्यक्ष डी के शिव कुमार जो है, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23। ऑपरेशन समुद्रगुप्त ये किससे जुड़ा हुआ ऑपरेशन है? इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में जो नशीले पदार्थों की तस्करी होती है उसको रोकना। ठीक है। और इस ऑपरेशन के कार्यान्वयन के लिए इंडियन नेवी और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी जो है, वो मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं। 13 मई 2023 को भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने एक अभियान के तहत लगभग 2500 किलोग्राम मैथमफेटामाइन, बड़ा विचित्र सा यार वो हो जाता है कभी। मेथाम्फेटामाइन जो है, इसको जब्त किया है। मात्रा इसकी लगभग 2500 केजी के आसपास है। यह देश में किसी भी ड्रग निरोधक एजेंसी के द्वारा वित्तीय मूल्य के मामले में, मतलब पैसे के मामले में, इसकी कुल मूल्य के मामले में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती है अब तक की। ठीक है। और ये जब्ती जो की गई है, ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत ही की गई है। तो मेथाम्फेटामाइन जो है एक शक्तिशाली अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक है, यानी हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। मेथाम्फेटामाइन जो है मस्तिष्क में, अब तो देखो पढ़ने में आ गया एक बार में ही, है ना, एक ही बार में आ रहा है। मेथाम्फेटामाइन जो है मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन जिसका नाम है डोपामाइन, डोपामाइन की मात्रा को बढ़ा देता है। और डोपामाइन आपको पता ही है किसके लिए, आपने पढ़ा होगा ये बायो में। डोपामाइन किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये शारीरिक जो गतिविधि होती है, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, अभिप्रेरण, मोटिवेशन, आदमी जैसे बोलते हैं ना, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, ये ड्रग्स व्रग्स लेके सूंघ सांग के जो कहते हैं हाई हो गए, तो वो वाला एक फीलिंग आ जाता है। ठीक है। तो ये इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो इसकी सबसे बड़ी जब्ती हुई है और अब तक की सबसे बड़ी जब्ती हुई है। अब क्योंकि जो ऑपरेशन समुद्रगुप्त है हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने से जुड़ा हुआ है, तो अब हिंद महासागर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ से मैं दे देना चाहता हूँ। तो ऐसे हिंद महासागर जो है तीन तरफ से, तीन भूभागों से घिरा हुआ है। जैसे पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, पश्चिम में अफ्रीका से घिरा हुआ है, और उत्तर में जो है एशिया के भूभागों से घिरा हुआ है हिंद महासागर। चौथी तरफ जो है समुद्र है। ठीक है। दक्षिणी सागर जो है, इसमें देखेंगे अधिकांश भाग जो है इसका उष्ण कटिबंध में आता है, हिंद महासागर का। और उष्ण कटिबंध में होने के कारण वो जो बेल्ट है उष्ण कटिबंध वाली, वहां पर समुद्र का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा रहता है। समुद्र सतह का सबसे ज्यादा तापमान जो है हिंद महासागर में ही रहता है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर है ये। ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उसके बाद में अटलांटिक महासागर, तीसरा जो है आपका हिंद महासागर आ जाता है। आकार इसका ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। और ये एक ऐसा महासागर है जो किसी भी देश के नाम पर नामकरण वाला पहला सागर है। इंडियन ओशियन इसको कहा जाता है, भारत के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भूमध्य सागर से
किस नहर के माध्यम से हिंद महासागर जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी बनती है इसकी, तो सुएज नहर के माध्यम से। हिंद महासागर के प्रमुख द्वीपों की बात करेंगे तो मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स, सोकोट्रा, श्रीलंका, ये हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है, गहरा बिंदु है, वो है जावा द्वीप के दक्षिणी तट पर जावा ट्रेंच का सुंडा द्वीप। ठीक है, 7,450 मीटर इसकी गहराई है, याद रखेंगे। तेल भंडार में जो वर्ल्ड का पूरे का प्रोडक्शन होता है, इसका 40% जो पार्ट है वो हिंद महासागर में ही है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ से बड़ी महत्वपूर्ण चीज आ रही है आपके लिए, स्वर्ण अर्धचंद्र और स्वर्ण त्रिभुज, ये क्या है? भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम प्रोडक्शन एरियाज के बीच में पड़ता है, और ये दो क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है आपका स्वर्ण त्रिभुज पूर्व में, गोल्डन ट्राइंगल, और पश्चिम में है स्वर्ण अर्धचंद्र, गोल्डन क्रिसेंट इसको बोलते हैं। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, टीएमएल। ठीक है, टीएमएल करके याद रखेंगे, टीएमएल, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। टीएमएल, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। बात किसकी कर रहे हैं हम सर? स्वर्ण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो तीन ही देश हैं, देखिए, टीएमएल, टीएमएल। और इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे स्वर्ण अर्धचंद्र, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आते हैं। स्वर्ण अर्धचंद्र में भी तीन देश आते हैं, स्वर्ण त्रिभुज के अंदर भी तीन देश आते हैं। याद रखने के लिए मैंने इनका जो एक तरह से कह सकते हैं जो कीवर्ड है वो बना दिया है। स्वर्ण त्रिभुज याद करेंगे, टीएमएल, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। स्वर्ण अर्धचंद्र इसमें जो है आप याद रखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यानी पाफी। पाफी जो है ये स्वर्ण अर्धचंद्र है। पी मतलब पाकिस्तान, ठीक है, ए एफ मतलब अफगानिस्तान, आई मतलब ईरान, तो पाफी ये स्वर्ण अर्धचंद्र है। टीएमएल स्वर्ण त्रिभुज है, टीएमएल स्वर्ण त्रिभुज है, पाफी जो है स्वर्ण अर्धचंद्र है। नाम इनकी वजह से आप याद रख पाएंगे। पहला, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। हाल ही में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ प्रशासन और इंडियन एयरफोर्स की एक संयुक्त परियोजना के माध्यम से हुई है। इस संबंध में वर्ष 2022 में ही चंडीगढ़ प्रशासन और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू हस्ताक्षरित हुआ था। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। कहां पे? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो है इस केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, इसमें और कुछ जो है आपको याद नहीं रखना है, बस आपको यही जो पहली लाइन है यही याद रखनी है। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर चल रहा है, तो एक छोटा सा वीडियो और बनेगा आपका, तो आपका जो नेशनल करंट अफेयर है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। वीडियो कितना लंबा हो गया? ये लगभग 1.5 घंटे का वीडियो हो गया, फिर ज़्यादा आप भी बोर होने लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और इसके बाद में फिर अगली वीडियो में जो बचा हुआ नेशनल करंट अफेयर उसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आप यहाँ से जानकारी जो ले रहे हैं वो आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। क्लास कैसी लगी अपना रिव्यू जरूर दिया कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना कि किस तरीके से आपको इस क्लास से फायदा मिल रहा है। ठीक है, रिव्यू देंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा मुझे भी काम करने में, क्योंकि आपके द्वारा एक दो कमेंट भी करे जाएंगे। मैं कभी ये नहीं कहता कि भाई मेरी व्यूअरशिप बहुत कम है, दरअसल मैं बताऊं आपको, भाई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, तो व्यूअरशिप भी उतनी ही कम आती है, उसी हिसाब से कम आती है, क्योंकि अक्सर लोग चैनल की सब्सक्राइबर देख करके चैनल से जुड़ते हैं। वो ये देखते हैं कि भाई सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यों है, कोई ना कोई बात होगी बंदे में तभी सब्सक्राइबर ज़्यादा है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ कमी मैं कर रहा हूँ, इस वजह से मेरी व्यूअरशिप जो है नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि अगर आप में से 2-4 लोग भी अगर ये कमेंट करेंगे कि ठीक है आप मतलब सही तरीके से काम कर रहे हैं, या आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे काम आ रहा है, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है, फिर काम करने के लिए एक जरिया बन जाता है कि यार देखो 2 लोग हमारे इंतजार में बैठे हैं, उनके लिए तो काम करना ही करना है। ठीक है, बाकी तो मुझे चीज़ें तैयार करनी है, आप नहीं करेंगे तब भी ये चीज़ें यहाँ से मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।